Hello and welcome to the sixth reading session of this book called Sapiens by Professor Yuval Noah Harari. आज हम फर्स्ट चैप्टर का सेकंड जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे. The name of the part is Skeletons in the Closet. अलमारी के अंदर कंकाल. थोड़ा डार्क साउंड कर रहा है. यस, बिकॉज होमोसेपियंस का जो हिस्ट्री है दैट इज इंडीड थोड़ा सा डार्क. तो खैर इस पार्ट में हम हमारे भाई बहनों के बारे में पढ़ेंगे, हमारे कजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि होमोसेपियंस के अलावा भी ये जो जीनस होमो है इसमें और भी कुछ स्पीशीज थे, बट आज उनमें से कोई भी नहीं बचा है. द ओनली सर्वाइविंग स्पीशीज ऑफ द जीनस होमो आर वी द होमोसेपियंस. तो अपने भाई बहनों को थोड़ा पहचानते हैं. Homo sapiens has kept hidden an even more disturbing secret. Not only do we possess an abundance of uncivilized cousins, once upon a time we had quite a few brothers and sisters as well. तो मैंने जैसे आपको कल बताया ही कि हमारे बहुत सारे दूर के कज़न्स हैं, चिंपैंजीज, गोरिल्लाज, बबून्स. मैं कल आपको फ़ोटो दिखा रहा था उन वीडियोस का. वो वीडियोस आपने अगर नहीं देखा तो इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. एंड उसमें बेसिकली हमने डिस्कस किया कि जीनस क्या होता है, स्पीशीज़ क्या होता है, बायोलॉजिकल जो भी बेस चाहिए आपको ये कहानी समझने के लिए. तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में चेक करें. इसी से पहले नंबर 5 वीडियो है वो, तो उसमें आपका थोड़ा बायो का बेस बन जाएगा. एनीवेज, कमिंग बैक टू द बुक. अनसिविलाइज्ड कजन्स तो थे ही हमारे, ओरंगुटान्स, गोरिल्लाज, ये सारे अनसिविलाइज्ड कजन्स हैं. बट कुछ ऐसे भी भाई बहन थे, नॉट कजन्स, भाई बहन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो जीनस होमो के अंदर आते थे. उनके बारे में थोड़ा जानते हैं. वी आर यूज्ड टू थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स एज द ओनली ह्यूमंस. हमें अभी तक जितना भी पता है कि होमो सेपियन मतलब ह्यूमन सिर्फ हम ही थे. Because for the last 10,000 years, our species has indeed been the only human species around. लास्ट 10,000 years से अर्थ के सरफेस पे द ओनली ह्यूमंस विच एग्जिस्ट आर अस, द होमोसेपियंस. Yet the real meaning of the word human is an animal belonging to the genus Homo. अब human ये जो वर्ड है ये कहां से आया? ह्यूमन का मतलब हमें पढ़ाया जाता है इंसान, मतलब हम, बट ऐसा नहीं है. इसका जो साइंटिफिक बेसिस है, ह्यूमन वर्ड जो आया है वो होमो वर्ड से आया है, क्योंकि हमारे जीनस का नाम होमो है. ठीक है. अब एंड देयर यूज्ड टू बी मेनी अदर ह्यूमंस, मतलब होमो जीनस में ही बहुत सारे स्पीशीज थे. जैसे मैं आपको दिखाता हूं. Our siblings according to speculative reconstructions, obviously हमने कभी उनसे मिलके सेल्फी तो नहीं लिया, बट साइंटिस्ट्स ने यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड जो फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले वो सब यूज करके एक रफ सा रिकंस्ट्रक्शन किए कि वो कैसे दिखते थे. उनके स्केलेटन्स वगैरह, फॉसिल्स वगैरह मिले हैं हमें. ठीक है. तो वो कैसे दिखते थे वो रिकंस्ट्रक्ट किया साइंटिस्ट ने. एक बार देख लेते हैं. तो सबसे पहले होमो रुडोल्फेंसिस. ये देखो, तो ये था होमो रुडोल्फेंसिस. इनके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे. दीज वेर ऑल्सो ह्यूमंस, क्योंकि ये जीनस होमो से थे, बट हाँ स्पीशीज अलग था. जैसे कल मैंने बताया ना आपको, वुल्फ्स,
डॉग्स, जैकल्स, फॉक्सेस, ये सारे अलग अलग स्पीशीज है, बट ये काफी हद तक सिमिलर दिखते हैं क्योंकि ये सेम जीनस में आते हैं। टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये सब भी अलग अलग स्पीशीज है, बट ये सेम दिखते हैं क्योंकि ये सारे के सारे सेम जीनस में आते हैं। तो ये भी कुछ हद तक हमारे ही जैसे दिख रहे हैं, थोड़े हाँ फीचर्स अलग है, बट ये भी सेम जीनस में ही है। हमारी जो जीनस होमो है उसी के अंदर है। होमो रुडोल्फेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। तो स्पीशीज क्या हो गया इसका? रुडोल्फेंसिस। ठीक है, तो काफी हद तक देखो हमारे ही जैसे दिख रहा है। नाक थोड़ा ब्लंट है, थोड़ा बंदर और इंसान के बीच में है। रिंकल्स एंड दिख रहे हैं मुझे। हेयर भी थोड़ा कम है बंदरों से एंड गोरिल्ला, ओरंगुटान, इन लोगों से काफ़ी कम है। कान काफ़ी हद तक हमारे जैसे ही है, बट मुंह, ये जो जॉ है, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा देखो प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड्स है। ठीक है, एंड इनका स्कल मिला है, तो स्कल से बेसिकली इनका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। ये देखो स्कल इनका। और एक चीज, एक मेजर जो डिफरेंस था इनमें और हम में, दैट इज द फोरहेड। हमारा फोरहेड वर्टिकल है, इनका फोरहेड देखो काफी हद तक पीछे के तरफ है। ये आंखों के ऊपर आपको दिख रहा है ना, फोरहेड पीछे के तरफ जा रहा है। तो जिस कारण आप इस में भी देखो, इसका फोरहेड जो है हमारी तरह ऐसे सीधा नहीं है, पीछे के तरफ है। नाउ दैट्स अ साइन ऑफ हायर इंटेलिजेंस। इनका जो ब्रेन का जो पार्ट मैंने आपको कहा था, सेरिब्रम कहते हैं उसको, जो ब्रेन का थिंकिंग पार्ट होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, वो उतना डेवलप नहीं था, वो छोटा सा था। तो इनका जो फोरहेड है वो इस तरह से जाता है, थोड़ा पीछे के तरफ जाता है। बट ओवर द टाइम होमोसेपियंस में ये जो ब्रेन का थिंकिंग पार्ट है ये डेवलप होना शुरू हुआ। तो हमारा जो स्कल है, स्कल का शेप भी चेंज हुआ। स्कल में ये जो स्लैंट था ये धीरे 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 ऐसे वर्टिकल हो गया। आज की डेट में हमारा फोरहेड ऑलमोस्ट वर्टिकल है। ठीक है, तो इस तरह से साइंटिस्ट को पता चला कि होमो रुडोल्फेंसिस क्या होता था। और भी हम लोग बात करते हैं, अभी आएगा इस चैप्टर में, डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। ये ईस्ट अफ्रीका में मिलते थे होमो रुडोल्फेंसिस। जो मैंने कल कहानी कहा ना कि कुछ जानवर दिखेंगे जहाँ पे कोई माँ अपने बच्चे को लेके बैठा होगा, कुछ माचोज होंगे, कुछ बूढ़े होंगे, कल मैंने वीडियो में आपको बताया था। नेक्स्ट एक होमो इरेक्टस भी एक स्पीशीज आया था, मैं आपको दिखा देता हूं। होमो इरेक्टस, इरेक्ट वर्ड है इसमें। तो बेसिकली होमो इरेक्टस जो थे ये 2 पैरों में चलना शुरू कर दिए थे। दिस वाज होमो इरेक्टस। ये 4 पैर में नहीं, जैसे गोरिल्ला क्या है 4 पैर में चलता है, ये जो है ये 2 पैर में चलने लग गए। तो हालांकि आपको बहुत ही बेसिक सा लग रहा होगा, लेकिन आप खुद सोचो, एक जानवर जो 4 पैरों पे चलता था वो धीरे 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 अपने बैक मसल्स एंड जो बैकबोन होता है उसके दम पे अपने सामने वाले बॉडी का वेट उठा लिया। आपके घर में अगर डॉग्स है तो आपको पता होगा डॉग्स को 2 पैर में बैठना कितना डिफिकल्ट होता है, ज्यादा देर वो नहीं कर पाते। हाँ, बहुत ज़्यादा हाईली ट्रेंड है तो थोड़ा बहुत सर्कस वगैरह के जो डॉग्स रहते हैं वो कर लेते हैं, बट इन जनरल उनके लिए सामने का वेट पीछे उठा के बैठना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट यहाँ एक बंदर वही ट्राई कर रहा था एंड नेचुरली ट्राई कर रहा था विदाउट एनी ट्रेनिंग। सो दिस इज होमो इरेक्टस। इसका जो बैक है वो इरेक्ट हो चुका था। अब इसका फायदा क्या हुआ, उसके 2 हाथ फ्री हो गए, सामने के 2 हाथ जो चलने में काम आते थे वो फ्री हो गया। अब फ्री है तो दिस पर्टिकुलर स्पीशीज वांटेड टू वर्क ऑन थिंग्स विथ हैंड्स। हाथ लगा के काम करना चाह रहे थे ये। ठीक है, तो उससे धीरे धीरे हमारा क्रिएटिविटी, मेकिंग समथिंग विथ योर ओन हैंड्स, ये वाला चीज आया। और उसके अलावा भी हमारे हैंड के स्ट्रक्चर में भी काफी चेंज आया, बताएंगे, सारा डिस्कस करेंगे हम।
सो दिस वाज होमो इरेक्टस, दिस इज होमो इरेक्टस। काफी हद तक सिमिलर ही है, होमो रोडोल्फेंसिस जैसे ही है, बट यस थोड़ा सा ये स्ट्रेट हो गए थे। ये ईस्ट एशिया में मिलते थे, ईस्ट एशिया हो गया मतलब चाइना, जापान एंड मे बी साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया वगैरह उस एरिया में मिलते थे। नेक्स्ट इज होमो निएंडरथलेंसिस, ये यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया में मिलते थे। ये भी ह्यूमंस के ही एक और स्पीशीज थे, जीनस होमो में ही एक और स्पीशीज थे। मैं दिखा देता हूं। ये थे होमो निएंडरथलेंसिस। ये इमेज काफी फेमस है, सॉरी दिस इज अ रिकंस्ट्रक्टेड इमेज, राइट। इनमें देखो काफी हद तक आपको दिखेगा कि ये हम जैसे दिखने लगे थे। इनका जो यहाँ का बल्ज जो था वो काफी फ्लैट हो गया था, फोरहेड भी थोड़ा थोड़ा आगे आ रहा था, नाक काफी बड़ा सा था। और भी देखते हैं, दिस इज ऑल्सो निएंडरथलेंसिस। ये तो काफी हद तक हमारी जैसे लग रहा है, थोड़ा सा अलग है। आई एम नॉट श्योर ये कितना एक्यूरेट है, बट हाँ फोरहेड अभी भी पीछे है, नाक अभी भी काफी बड़ा है। एंड ये हो गए निएंडरथल मैन, इनको बोला जाता था निएंडरथल मैन। तो ये यूरोप में एंड जो वेस्ट एशिया वाला पार्ट है उधर मिलते थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और दिस इज ऑल होमो निएंडरथलेंसिस, ठीक है। जस्ट लुक एट हिम, कितना हैप्पी लग रहा है, नहीं? चलो तो इनके बारे में और पढ़ेंगे इस पार्ट में। And there used to be many other species of this genus besides Homo sapiens. Moreover, as we shall see in the last chapter of the book, in the not so distant future, we might again have to contend with non-sapient humans. मतलब देखो प्रोफेसर युवल क्या कह रहे हैं कि ये तो हमारा पास्ट है, ये जो भी मैंने दिखाया। अब शायद आगे जाके सेपियंस के अलावा जीनस होमो में ही कुछ और स्पीशीज आएंगे। वो कौन होंगे, कैसे होंगे, मुझे नहीं पता, बट हाँ साइंटिस्ट कुछ प्रेडिक्ट किया है उन्होंने। हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे कि फ्यूचर में अगर जीनस होमो में दूसरे स्पीशीज आए वो कैसे होंगे, क्योंकि अब एक बड़ा डिफरेंस आ चुका है। इससे पहले जो एवोल्यूशन था वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन था, अब 100% बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं है। टेक्नोलॉजी एंड साइंस ये दोनों भी काफी हद तक घुस चुका है, जिससे कि नेचुरल एवोल्यूशन नहीं होगा, थोड़ा सा आर्टिफिशियल एवोल्यूशन भी हो सकता है। तो हम देखेंगे आगे कि फ्यूचर जो होमोसेपियन तो नहीं, वो साइंटिस्ट कहते हैं होमो फ्यूचरिस। अभी तो जस्ट ऐसे ही फैंसी नेम्स है, बट क्या पता आगे जाके वो लोग अपना कुछ और साइंटिफिक नेम डिसाइड करें। खैर देखते हैं, back to book. So to clarify this point, I will often use the term sapiens to denote members of the species Homo sapiens, while reserving the term human to refer to all extant members of the genus Homo. तो प्रोफेसर युवल यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि इस बुक में जब हम अपने बारे में बात करेंगे, इंसानों के बारे में, मॉडर्न डे ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, तो हम सेपियंस वर्ड यूज करेंगे। सेपियंस वर्ड का मतलब होता है वाइज, होमोसेपियन मतलब वाइज मैन, हालांकि हरकतों से नहीं दिखता बट स्टिल। तो सेपियंस यूज करेंगे हम मॉडर्न मैन को डिनोट करने के लिए, एंड ह्यूमंस वर्ड यूज करेंगे हम जीनस होमो के सारे जो बाकी जो थे, अभी जो मैंने आपको दिखाया, होमो निएंडरथलिस, होमो रोडोल्फेंसिस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, इन सब को डिनोट करने के लिए हम ह्यूमंस वर्ड यूज करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप, सेपियंस वी एंड ह्यूमंस ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है भाइयों और बहनों।
चलो, humans first evolved in East Africa about 2.5 million years ago from an earlier genus of apes called Australopithecus. तो जो जीनस होमो था ये आज से 25 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका में इवॉल्व किए. एंड कौन से जीनस से हम बने, इवोल्यूशन कहाँ से आया, ऑस्ट्रालोपिथेकस. ऑस्ट्रालोपिथेकस भी मैं दिखा देता हूँ, विच मीन्स सदर्न एप. ऑस्ट्रालिस मीन्स साउथ लैटिन लैंग्वेज में, तो ऑस्ट्रालोपिथेकस मतलब सदर्न एप. About 2 million years ago, some of the archaic men and women left their homeland to journey through and settle vast areas of North Africa, Europe and Asia. तो मैं आपको दिखा देता हूँ ऑस्ट्रालोपिथेकस कैसा था. एंड उसके बाद हम जो जीनस होमो के जो फर्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स थे वो कैसे किस किस तरह से कहाँ से ये अफ्रीका से निकले और पूरे दुनिया में फैले. तो ऑस्ट्रालोपिथेकस एफ्रेंसिस, ये देखो, ये है ऑस्ट्रालोपिथेकस जहां से जीनस होमो आया. ये अलग जीनस है, ठीक है. ये ऑस्ट्रालोपिथेकस, ये रिकंस्ट्रक्टेड वर्जन्स है तो थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं. दिस वन, ठीक है. तो दीज आर ऑस्ट्रालोपिथेकस जो अफ्रीका में इवॉल्व हो रहे थे. ऑस्ट्रालोपिथेकस, ठीक है. अब देखते हैं इन्होंने कौन सा रूट लिया टू गेट आउट फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो हमारी कहानी कहाँ शुरू हुई थी, अफ्रीका में. आज जो कॉन्टिनेंट सबसे बैकवर्ड है वहीं पे हमारा कहानी शुरू हुआ था बेसिकली. तो चलो देखते हैं. रूट ऑफ ह्यूमंस आउट ऑफ अफ्रीका इनटू द वर्ल्ड. ये देखो, तो इस तरह से कुछ जो रेड एरिया दिख रहा है वहां पे करीब करीब आज से 25 लाख साल पहले वहां पे ह्यूमंस बने थे. तो वो रेड है, ओरिजिन पॉइंट वहां पे. होमो सेपियंस जो है और भी बाकी जो ह्यूमंस थे वहीं पे बन रहे थे, ईस्ट अफ्रीका वाले साइड में, ठीक है. अब वो धीरे धीरे अफ्रीका में फैले पहले. उसके बाद आप एरोज को फॉलो करते जाओगे तो आप देख सकते हो स्वेज कैनाल. तो यहां से ह्यूमंस निकल के वेस्ट अफ्रीका के तरफ भी फैले. यहां से आप देख सकते हो स्वेज कैनाल. स्वेज कैनाल आर्टिफिशियली खोद के बनाया गया है. स्वेज कैनाल स्टार्टिंग से नहीं था. यहां से अफ्रीका एंड एशिया जॉइंट था. तो समहाउ ये जानवर जो है ये यहां से क्रॉस किए एंड क्रॉस करके ये आए एक न्यू लैंड पे. तो उसमें से कुछ जो है वो अफ्रीका के तरफ यूरोप के तरफ चले गए. दिस इज यूरोप. होमो निएंडरथैलेंसिस यूरोप में ही थे. एंड कुछ जो है वो एशिया के तरफ चले गए. उसमें देखो इंडिया आए, चाइना, ईस्ट एशिया. उसके बाद फिर नीचे यहाँ से धीरे धीरे करते करते वो लोग आइलैंड्स क्रॉस करते करते साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया वगैरह एंड सिंगापुर, उस साइड से धीरे 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 वो लोग ऑस्ट्रेलिया पहुँचे. यहाँ से आइलैंड से वो लोग न्यूजीलैंड पहुँचे. एंड उसके बाद जो चाइना के तरफ निकले थे उनमें से कुछ निकल के यहाँ से बेरिंग स्ट्रेट करके यहाँ पे रशिया एंड यूएस के बीच में आता है, वहाँ से वो लोग अमेरिका घुसे. अलास्का वाले पार्ट से नॉर्थ अमेरिका में घुसे. तो कुछ गए ऊपर कनाडा की ओर एंड कुछ जो है वो मेक्सिको से नीचे होते हुए साउथ अमेरिका में घुसे. यहाँ पे आप देख सकते हो रेड वाला जो पार्ट है दैट इज होमो सेपियंस, हम.
जो थोड़ा सा डार्क येलो वाला शेड है दैट इज होमो निएंडरथलेंसिस। तो ये देखो, ये सऊदी अरेबिया के ऊपर, दिस इज आई गेस ईरान वाला एरिया एंड यूरोप एंड स्पेन वगैरह वगैरह, सारा वो वाला एरिया पूरा। जो येलो वाला पार्ट है दैट इज होमो इरेक्टस, मैंने दिखाया जिसका बैकबोन सीधा हो गया था, बैक मसल्स के उसमें वो खड़ा हो गया था। तो दिस येलो पार्ट, सऊदी अरेबिया वाला पार्ट, इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारा का सारा होमो इरेक्टस ने कवर किया। तो इस तरह से हम अफ्रीका के अंदर से निकल के पूरी दुनिया में फैल गए, ठीक है, ओवर क्रोर्स ऑफ ईयर्स। ये ऐसे नहीं है अचानक से फ्लाइट पकड़े और एक दिन में अफ्रीका से सीधा साउथ अमेरिका पहुंच गया, ऐसे नहीं था। ये लाखों करोड़ों सालों में, ओवर जनरेशंस, ये धीरे 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 मूवमेंट हुआ। जैसे जानवरों में माइग्रेशन होता है ना, इट इज नॉट एग्जैक्टली माइग्रेशन बट हाँ फैल रहे थे, स्प्रेडिंग आउट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। चलो तो वापस चलते हैं। तो सदर्न एप जो है वो फैल गया पूरे अर्थ में। About 2 million years ago, 20 लाख साल पहले, some of these archaic men and women left their homeland to journey through and settle vast areas of North Africa, Europe and Asia, मैंने आपको बता दिया। Since survival in the snowy forests of northern Europe required different traits than those needed to stay alive in Indonesia's steaming jungles, human populations evolved in different directions। अब देखो, कुछ गए यूरोप के तरफ जो होमो निएंडरथलेंसिस थे, एंड जो होमो इरेक्टस था वो गया इंडोनेशिया के तरफ। तो इंडोनेशिया का और यूरोप का वेदर बहुत डिफरेंट है। यूरोप इज ऑल कोल्ड, स्नो एंड आइस, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है, उस तरह का वेदर। एंड इंडोनेशिया इज लश ग्रीन, रेन फॉरेस्ट एंड लॉट्स ऑफ एनिमल्स टू हंट एंड वेरी फर्टाइल सॉइल, बिग ट्रीज, प्लेंटी ऑफ वाटर, ऐसा टाइप का माहौल। तो दोनों जगह में अलग अलग एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन ऐसे ही होता है, बेसिकली एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करना शुरू करता है। हम भी अडेप्ट करते हैं डिफरेंट चीज़ों में। आप देखोगे जो हिमाचल या सिक्किम में रहते हैं या लद्दाख में रहते हैं, वो लोग को बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगता, लेकिन वहीं पे जब हम प्लेन्स के लोग जाते हैं हम ठिठुर जाते हैं उस वहाँ के ठंड से, आ रहा समझ में। बट सिमिलरली जब कश्मीर वाले या उत्तराखंड वाले, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र यहाँ पे समर्स में आते हैं, वो पागल हो जाते हैं हीट से। तो दिस इज अडेप्टेशन बेसिकली। कोविड में भी हमने बहुत बच्चों में देखा अडेप्टेशन। इनफैक्ट मी बीइंग अ टीचर, मैंने तो फर्स्ट हैंड उसको नोट किया कि काफ़ी बच्चे, जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ, काफ़ी स्टार्टिंग में तो सबको प्रॉब्लम आया, टीचर्स को भी प्रॉब्लम आया। उसके बाद धीरे 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 काफ़ी बच्चे जो है वो ऑनलाइन में सेट हो गए। उनको पता है कि पढ़ाई करना है, एंड चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑनलाइन में अच्छा क्वालिटी मिल रहा है आपको, दूर दूर के टीचर्स आपको पढ़ा सकते हैं। तो वो सीरियस हो गए, ठीक है, ऑनलाइन में मस्ती करने से मेरा ही हार्म होगा, एंड मैं सीरियस हो जाता हूँ। ऑनलाइन को भी जैसे ऑफलाइन क्लास में मैं सीरियस रहता हूँ, वैसे ऑनलाइन क्लास में भी सीरियस रहता हूँ। बट कुछ बच्चे वो ऑनलाइन क्लास को मस्ती मजाक का जरिया ही बना रखें, और उनका पढ़ाई बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। आपको पता होगा कोविड में बच्चों को कितना डैमेज हुआ है। वो लोग हमेशा ऑनलाइन क्लास में, हाँ ठीक है टीचर पक पक कर रही है, हम यहाँ पे गेम खेल लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, ऐसे करके बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहे। एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, 2 साल 3 साल के जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथ्स के, साइंस के, वो सब वॉश आउट हो गया। बेसिकली वो बच्चे क्या हुए, क्लास 5 से वो अचानक से क्लास 9 या 10 में आके पहुंच गए। फिर 9-10 में आके वापस ऑफलाइन स्टार्ट हो गया सब कुछ, कोविड जा चुका था। अब 10th में आके बच्चे फ्रैक्शन एडिशन नहीं कर पा रहे हैं, परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि वो टाइम पूरा कोविड में निकला, ऑनलाइन क्लासेस में वो सुधर नहीं पाए। तो ये अडेप्टेशन ही है एक तरह से। कुछ बच्चे तो अडेप्ट हो गए ऑनलाइन में, कुछ टीचर्स भी अडेप्ट हो गए।
बाकी काफ़ी जो एजेड टीचर्स थे वो अडेप्ट नहीं हो सके, उनको समझ में नहीं आता क्या स्केच पैड में कैसे लिखूं एंड फ़ोन में कैसे पढ़ाऊं, कंप्यूटर में कैसे पढ़ाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो भी अडेप्ट नहीं हो पाए। तो बेसिकली ये अडेप्टेशन आपको डेली लाइफ में भी दिख जाएगा। अडेप्टेशन इज़ नॉट अ वेरी स्लो प्रोसेस, हो जाता है 2-3-4 साल में हो जाता है अडेप्टेशन, ठीक है। बट अडेप्टेशन के कारण जब आपका बॉडी काफी ज्यादा चेंज हो जाता है तब दैट लीड्स टू द बर्थ ऑफ अ न्यू स्पीशीज। आ रहा समझ में? तो जो जीनस होमो के ऑर्गेनिजम्स थे वो भी अलग अलग, इंडोनेशिया में, यूरोप में अलग अलग टाइप से अडेप्ट किए वो। अच्छा, the result was several distinct species, to each of which scientists have assigned a pompous Latin name. तो अलग अलग स्पीशीज बने जिनको साइंटिस्ट ने अलग अलग साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर किया। Humans in Europe and Western Asia evolved into Homo neanderthalensis, man from the Neander Valley, popularly referred simply as Neanderthal man. उनको Neanderthal man कहा जाता है। Neanderthals बल्कियर एंड मोर मस्कुलर देन अस सेपियंस। जो ये निएंडरथल मैन थे ये बल्की होते थे, हमसे बड़े होते थे एंड मस्कुलर होते थे, काफी ज्यादा बड़े एंड वेल बिल्ट, ताकतवर होते थे, ठीक है, क्योंकि ये वहां के माउंटेनस कंडीशन में, हार्श कंडीशंस में वो इवॉल्व कर रहे थे। दे वर वेल अडेप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेट ऑफ आइस एज वेस्टर्न यूरेशिया। तो उस वक्त आइस एज भी चल रहा था तो उनके बाल भी ज़्यादा थे, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड कंडीशंस। द मोर ईस्टर्न रीजन्स ऑफ एशिया वेर पॉपुलेटेड बाय होमो इरेक्टस। तो मैंने आपको मैप में दिखा जो येलो वाला पार्ट था, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, चाइना, ये वाला एरिया जो है होमो इरेक्टस ने पॉपुलेट किया, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा ठंड नहीं था, नदियाँ थी, पहाड़, जंगल, काफ़ी कुछ था, ईजीली फूड मिलता था यहाँ पे। तो होमो इरेक्टस को अपराइट मैन भी कहा जाता है। who survived there for close to 2 million years, करीब करीब 20 लाख साल होमो इरेक्टस सरवाइव किया। 20 लाख साल, सोच रहे हो? मतलब यहाँ पे आपका मेरा एज कितना, 30, 40, 50 साल, यहाँ पे बात चल रही है 20 लाख सालों का, ठीक है। मेकिंग इट द मोस्ट ड्यूरेबल ह्यूमन स्पीशीज एवर। तो होमो इरेक्टस इज द मोस्ट ड्यूरेबल ह्यूमन स्पीशीज एवर, जो सबसे लंबा अर्थ के सरफेस में सरवाइव किया है आज तक। शायद उतना हम होमो सेपियंस भी नहीं किए, क्योंकि होमो इरेक्टस हमसे काफी पहले आया था, है ना। दिस रिकॉर्ड इज अनलाइकली टू बी ब्रोकन इवन बाय आवर ओन स्पीशीज। शायद हम ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएंगे। इट इज डाउटफुल वेदर होमो सेपियंस विल स्टिल बी अराउंड 1000 years फ्रॉम नाउ। तो 2 million years इज रियली आउट ऑफ आवर लीग। मतलब प्रोफेसर यूवल इज ऑल्सो डाउटफुल कि हम होमो सेपियन, जो अपने आप को द वाइज मैन कहते हैं, देख रहे हो सारे जो साइंटिफिक नेम है उनका एक मीनिंग भी है। होमो इरेक्टस द अपराइट मैन, होमो निएंडरथलेंसिस द मैन फ्रॉम द निएंडरथल वैली, और भी आएंगे, और भी स्पीशीज के बारे में हम बात करेंगे। होमो सेपियंस मतलब द वाइज मैन, ठीक है। हम अपने आप को वाइज कहते हैं, लेकिन हमें डाउट है कि अगले 1000 साल भी हम जी पाएंगे या नहीं, होमो सेपियंस बन के रह पाएंगे या नहीं, बहुत डाउट है, क्योंकि बहुत चीज़ें चेंज हो रही है। क्लाइमेट चेंज आ रहा है, एआई आ रहा है, वॉर्स का एक अलग ही क्लास बन चुका है अभी, न्यूक्लियर वॉर, स्पेस से भी अटैक कर सकते हैं, एंड बायो वॉरफेयर, एंड बहुत सारी चीज़ें हो गई है, जिससे कि मुझे भी सीरियस डाउट्स है कि आज से 1000 साल बाद जो भी स्पीशीज़ होगा, अगर होगा तो, अगर अर्थ लाइफलेस नहीं हो गया तो, जो भी स्पीशीज़ होगा वो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा अलग होंगे, बहुत डिफरेंट होंगे। शायद वो हमारे स्पीशीज़ या हमारे जीनस से ही बाहर हो जाए, ठीक है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द बुक, 2 million years सर्वाइव करना तो बहुत मुश्किल है होमो सेपियंस के लिए। नॉट पॉसिबल, आई मीन पॉसिबल बट नॉट रियलिस्टिक। ऑन द आइलैंड ऑफ जावा, अच्छा एक और स्पीशीज ऑन द आइलैंड ऑफ जावा। जावा इज जावा सुमात्रा, ये इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर के पास वाला एरिया।
lived Homo soloensis, man from the Solo Valley. इसका मतलब है man from the Solo Valley, who was suited to life in the tropics. Tropics में मैंने बताया आपको रेन फॉरेस्ट होते हैं, बहुत बारिश होता है, पानी है, लश ग्रीन फॉरेस्ट है, जानवर है, फल है, फूल है, ठीक है. ऑन अनदर इंडोनेशियन आइलैंड, द स्मॉल आइलैंड ऑफ फ्लोरेस, एक आइलैंड है छोटा सा, फ्लोरेस आइलैंड, आर्कैइक ह्यूमंस अंडरवेंट अ प्रोसेस ऑफ डॉर्फिंग. अच्छा देखो अब इवोल्यूशन कैसे हुआ. होमो सोलोएंसिस पहले देख लेते हैं हम. This is Homo soloensis. नहीं, this is Homo erectus. Yeah, this is Homo soloensis. ठीक है, this is Homo soloensis. ये इंडोनेशिया में इवॉल्व हो रहे थे. एंड Homo florensis दिखा देता हूं आपको. ये है होमो फ्लोरेंसिस. तो ये भी इंडोनेशिया में डेवलप हो रहे थे. ऑब्वियसली ये ट्राइब्स में रहते थे. एंड ये तो कुछ अजीब सा ही रिकंस्ट्रक्शन है. आई डोंट नो अगर ये एआई से किया गया है या फिर साइंटिस्ट ने एक्चुअली किया है. सो ये थे होमो फ्लोरेंसिस. अब इनमें एक खासियत था, ये जो थे ड्वार्फ्स थे, छोटे छोटे होते थे, बौने. क्यों बौने होते थे ये, वो चीज मैं आपको समझाता हूं. होमो फ्लोरेंसिस यहां पे तो नहीं दिखाया खैर, बट मैं आपको बताता हूं, इनकी कहानी भी हम लोग डिस्कस करते हैं. तो होमो फ्लोरेंसिस जो थे ये फ्लोरेस आइलैंड में रहते थे. फ्लोरेस आइलैंड Oh wow, this Flores Island, Indonesia. Oh wow, देख रहे हो कहाँ पे रहते थे ये लोग. ये जगह उस वक्त क्या ही होगा. आज के डेट में तो चलो बहुत कुछ टूरिज्म एंड ऑल दैट स्टफ, बट उस जमाने में क्या ही होगा ये जगह, है ना. बट एनीवेज चलो. तो होमो फ्लोरेंसिस क्यों ड्वार्फ हो गए उसके बारे में हम बात करते हैं. ह्यूमंस फर्स्ट रीच फ्लोरेस आइलैंड व्हेन द सी लेवल वाज एक्सेप्शनली लो. काफी कम सी लेवल था, तो आराम से लैंड पे ही चलते 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 वो लोग फ्लोरेस आइलैंड पहुंच गए. फ्लोरेस आइलैंड मतलब इस तरह का था कि आप लैंड से जा सकते हो आराम से. पतला सा स्ट्रेच था लैंड का, बट आप लैंड से चलते चलते जा सकते हो. आपको बोट्स या फिर स्विम करके जाने की जरूरत नहीं थी. आइलैंड वो बाद में बना, पहले फ्लोरेस जस्ट एक जगह था. फिर धीरे 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 एंड द आइलैंड वाज इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम द मेन लैंड. ठीक है. व्हेन द सीज रोज अगेन, जब धीरे धीरे समंदर का लेवल बढ़ने लगा, some people were trapped on the island. कुछ तो चल के वापस आ गए कि अरे समंदर का लेवल बढ़ रहा है, जल्दी से निकल लो यहां से, तो निकल लिए. बट कुछ लोग वहां पे फंस गए जो अंदर की तरफ जंगलों में रहते थे. उनको पता ही नहीं चला कि सी लेवल बढ़ रहा है. वो लोग वहीं पे प्रजनन कर रहे हैं, उनका जनरेशन बढ़ रहा है और वहीं पे खुश है. अब धीरे धीरे उनको पता चला अरे सी का लेवल तो काफी बढ़ गया है, अब तो हम नहीं जा पाएंगे. उस वक्त बोट्स वगैरह भी नहीं थे. तो अब जो ये फ्लोरेस आइलैंड था ये काफी रिसोर्सेज में काफी रेस्ट्रिक्ट, छोटा सा आइलैंड था. ज्यादा पेड़ तो थे लेकिन ज्यादा जानवर वगैरह नहीं थे यहाँ पे बेसिकली. तो पुअर इन रिसोर्सेज था. बिग पीपल हु नीड अ लॉट ऑफ फूड. अब क्या हुआ, बड़े जो लोग होते हैं, बड़े जिनका शरीर का साइज बड़ा होता है, बेसिकली बड़े लोग नहीं, जिनका शरीर का साइज बड़ा होता है, उनको काफी सारा फूड चाहिए उतने बड़े शरीर को मेंटेन करने के लिए, उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. तो ऐसे जो होमो फ्लोरेंसिस में ऐसे जो लोग थे जो बड़े साइज के थे, द अल्फा मेल्स, ठीक है, तो वो तो सबसे पहले निपट लिए, मर गए वो सीधा, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा था, स्टारवेशन हुआ, मर गए. स्मॉलर फेलोज सर्वाइव मच बेटर. जो छोटे लोग थे, जिन
जिनकी कद छोटी थी, जिनका साइज छोटा था, वो ज़्यादा अच्छा सरवाइव कर पाए, क्योंकि खाना कम था तो उनके बॉडी को खाना कम चाहिए होता था, तो वो सरवाइव कर गए। देख रहे हो, अडेप्टेशन अगेन। ओवर द जनरेशंस द पीपल ऑफ फ्लोरेस बिकेम ड्वार्फ्स। This unique species, known by scientists as Homo florensis, reached a maximum height of only 1 meter. 1 मीटर, तो जमीन से 1 मीटर कितना? आपका हाइट यूजुअली 1.5 से 2 मीटर के बीच में होता है, एक एवरेज इंडियन का हाइट। एक 1.7 मीटर्स, 1.6 मीटर्स, 1.8 करीब करीब वहां पे। तो ये 1 मीटर के होते थे, मतलब आपके कमर या पेट तक आते थे होंगे ये, इनका फुल हाइट। ठीक है, तो क्यों हुआ? क्योंकि खाने की कमी हो गई थी, और वही जीन्स आगे प्रमोट हुए, वही जीन्स आगे बढ़ पाए जो छोटे लोगों के अंदर था। मतलब जो जिनका साइज छोटा था, उनके अंदर जो छोटा होने के लिए जो जीन्स या डीएनए जरूरी है, वही डीएनए आगे बढ़ पाया। बड़ों का तो डीएनए बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि वो मर गए भूख से। ठीक है, so reached a maximum height of only 1 meter and weighed no more than 25 kgs। देख रहे हो, एवरेज इंडियन का मास होता है अराउंड 70, 75, 80, 90, कुछ बहुत ज़्यादा भी होता है, 100 के ऊपर भी होते हैं, बट यूजुअली 75 to 80 के बीच में होता है। इनका मास, इसका 1/3 था, 25 केजीज के आसपास। मतलब सोच रहे हो, इतने से छोटे से कमर के आसपास, पेट के आसपास तक पहुंच रहे हैं, और उनका मास भी कितना है? 25 किलो। मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप सोच लो, एक क्लास 8 में एक बच्चा जितना बड़ा होता है, जितना मास होता है, या क्लास 6 में इनफैक्ट एक बच्चा जितना बड़ा होता है, क्लास 5-6 में, उतना ही मास एंड वेट के एडल्ट्स होते थे इनमें। They were nevertheless able to produce stone tools and even managed occasionally to hunt down some of the island's elephants though. To be fair, the elephants were a dwarf species as well. तो देखो, अब उस आइलैंड में ऐसा हो गया, अब खाना सिर्फ इंसानों के लिए कमी नहीं हुई, खाना, फूड का जो स्कार्सिटी हुआ वो सारे जानवरों के लिए हुआ, क्योंकि आइलैंड बहुत छोटा था, लिमिटेड रिसोर्स था। तो वहाँ के हाथी भी ड्वार्फ हो गए थे। तो ऐसे जो ड्वार्फ जो ह्यूमंस थे, वो लोग ड्वार्फ हाथी की भी शिकार कर लेते थे। तो मतलब ऐसे नहीं था छोटे है करके चल हट, वैसे नहीं, स्टोन टूल्स बना पाते थे ये, एंड ये लोग हाथी का शिकार भी कर पाते थे। हालांकि हाथी छोटे होते थे वहां पे भी, बट स्टिल दे वेयर एप्ट हंटर्स। ठीक है, अच्छा, इन 2010 another lost sibling was rescued from oblivion when scientists excavating the Denisova cave in Siberia discovered a fossilized finger bone। अच्छा, ये साइबेरिया में, मतलब रशिया के, बहुत ही ठंड है यहाँ पे, साइबेरिया में बहुत ही ठंडा जगह है। मतलब काइंड ऑफ आपको दिखा देता हूँ साइबेरिया का क्या हालत होता है। जस्ट अ सेकेंड। साइबेरिया कुछ हद तक ऐसा होता है, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ। और ये कहां पे देखिए, ये अगर इसमें देखेंगे आप, ये इंडिया हो गया नीचे, सबसे नीचे इंडिया दिख रहा है, इंडिया के ऊपर चाइना, चाइना के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर वाला पार्ट मतलब रशिया का ईस्टर्न पार्ट, वहां पे है साइबेरिया। तो आप इन्हीं को देख लीजिए, ये देखिए साइबेरियन, ये देखिए साइबेरिया, बर्फ बर्फ ठंड एकदम। ठीक है, तो इस जगह में साइंटिस्ट को एक और स्पीशीज मिला, उसका फिंगर बोन मिला बेसिकली। तो इसको कहा गया, ये जो स्पीशीज मिला, जेनेटिक एनालिसिस प्रूव दैट द फिंगर बिलोंग टू अ प्रीवियसली अननोन ह्यूमन स्पीशीज। देख रहे हो, मतलब इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। फिंगर मिला, जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन किए उसका, तो पता चला अरे ये तो कुछ और है, जीनस होमो का ही है लेकिन कुछ और स्पीशीज है। डीएनए तो पता चल ही जाता है, हड्डियों से डीएनए मिल जाता है।
तो इसका जो नाम दिया गया, विच वॉज नेम्ड होमो डेनिसोवा. Who knows how many lost relatives of ours are waiting to be discovered in other caves on other islands and in other climes. अब सोचो, ये तो हम कुछ ही देखे, निएंडरथलेंसिस, फ्लोरेंसिस एंड डेनिसोवन जो ह्यूमंस थे, और होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ये तो कुछ जो हमें पता है, जिनके फॉसिल्स मिले हैं. अब ऐसे कितने हमारे भाई बहन हैं जो कि ओब्लिवियन में खो गए हैं, हिस्ट्री के अंधेरे में खो चुके हैं, क्योंकि हमें अभी तक उनका फॉसिलाइज्ड बोन नहीं मिला. कहीं अफ्रीका के किसी केव के अंदर शायद कोई हड्डी पड़ा हो आज भी, जो किसी और स्पीशीज का है, बट वो आज तक साइंटिस्ट को मिला नहीं, तो उसका साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर भी नहीं हुआ. क्या पता इंडिया में किसी हिमालय के चोटी पे कोई ह्यूमन रिमेन्स पड़े हो जो इनमें से नहीं थे, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, इनमें से नहीं थे. क्या पता वो होमो XYZ कुछ और स्पीशीज के थे, बट उनका भी नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ क्योंकि साइंटिस्ट को उनका बोन्स मिला नहीं. तो ऐसे हिस्ट्री के ओब्लिवियन में पता नहीं कितने स्पीशीज खो गए, हमें अभी तक पता नहीं. हो सकता है फ्यूचर में जाके पता चले. और उसके बाद, while these humans were evolving in Europe and Asia, evolution in East Africa did not stop. अच्छा, यूरोप एशिया में तो इवॉल्व कर ही रहे थे ये होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथलेंसिस, बट अफ्रीका में भी ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे एवोल्यूशन रुक गया था. वहाँ के जो ग्रेट एप्स थे वो भी इवॉल्व हो रहे थे, जो ह्यूमंस थे, जो जीनस होमो के थे, वो भी इवॉल्व हो रहे थे. The cradle of humanity continued to nurture numerous new species such as Homo rudolfensis, man from Lake Rudolph, Homo ergaster, the working man. अच्छा देखो, Homo ergaster एक और species, and eventually our own species which we have immodestly named Homo sapiens. तो ऐसे बहुत सारे स्पीशीज अफ्रीका में भी इवॉल्व हो रहे थे धीरे 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 ओवर लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ इयर्स, कि नॉट करोड़ बट हाँ, या ये सब कितना 20-25 लाख 15 लाख साल पहले ऐसे ही है. तो उधर धीरे धीरे ह्यूमंस इवॉल्व हो रहे थे, और भी डिफरेंट उसमें. उसी में से एक हम थे जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वाइज समझ बैठे. ओह वाओ, वी आर सो वाइज, वी नो साइंस एंड टेक, एंड हम बाकी हड्डियों को खोज के उनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन निकाल के हम उनको नाम दे रहे. वी आर सो वाइज, सो लेट्स कॉल आवरसेल्व्स होमो सेपियंस, द वाइज मैन. वाइज मैन विद अ न्यूक्लियर वेपन, वाइज मैन जिसने ओजोन में गड्ढा बना दिया, वाइज मैन जो क्लाइमेट की धज्जियां उड़ा दिया, वाइज मैन जो 6th मास एक्सटिंक्शन को ट्रिगर कर दिया अपने एक्टिविटीज से. आई डाउट. चलो एनीवेज, बट अब नाम दे दिया तो दे दिया, अब क्या कर सकते हैं. The members of some of these species were massive and others were dwarfs. तो ये हमने डिस्कस किया ही कि कुछ बहुत बड़े होते थे, जैसे होमो निएंडरथलेंसिस बहुत बड़े ह्यूज मस्कुलर होते थे, एंड कुछ ड्वार्फ होते थे बहुत छोटे. Some were fearsome hunters, कुछ बहुत खतरनाक हंटर्स होते थे, and others were just plant gatherers, जो लोग हंट नहीं कर पाते थे, वो लोग बस फल तोड़ लिए, सब्जी तोड़ लिए, खा लिए कच्चा, वैसे ही टाइप का था. हर्बीवोरस उनका एक्टिविटी था. And some lived only on a single island, कुछ तो एक ही आइलैंड में ट्रैप हो गए, और while many roamed over continents, और कुछ उनमें से स्पीशीज तो पूरे अफ्रीका से निकल के एशिया, अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए, तो एक्सप्लोरर्स भी थे. बट ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द जीनियस होमो, दे वेर ऑल ह्यूमन बींग्स. तो इस बुक में ह्यूमंस मतलब इन सब के बारे में बात होगा, ठीक है. It is a common fallacy to envision these species as arranged in a straight line of descent. अच्छा, एक गलती अक्सर करते लोग कि इन स्पीशीज को एक स्ट्रेट लाइन में हम इमेजिन कर लेते हैं. अच्छा, सबसे पहले होमो रोडोल्फेंसिस आया, उसके बाद फिर होमो निएंडरथलेंसिस आया, उनमें से इवॉल्व किए होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस आया. स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है. किसी तरफ
होमो रोडाल्फेंसिस चला गया, किसी तरफ होमो निएंडरथैलेंसिस चला गया, किसी तरफ होमो इरेक्टस, किसी तरफ होमो हैबिलिस, किसी तरफ होमो सोलोएंसिस, अलग अलग ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखिए जैसे ये वाला इमेज देखो, चिंपैंजी हमारा क्लोजेस्ट रिलेटिव दिया हुआ है, वो अलग ही ब्रांच हो गया। देखो आए हम लोग सब होमिनिन एंसेस्टर, सबसे नीचे दिया हुआ है होमिनिन एंसेस्टर्स 5 मिलियन ईयर्स अगो, सबसे नीचे वाला पॉइंट। वहां से एक तरफ चिंपैंजी निकल गए, मैंने कहा था एक कॉमन एंसेस्टर था हमारा और चिंपैंजीज का, और एक तरफ निकल गए जीनस होमो। वहां पे देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आपको एफ्रेंसिस, एनामेंसिस, रामोस ऐसे इस तरह से दिख रहे हैं। फिर और ब्रांचिंग हुआ, एक तरफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकांस निकल गया, एक तरफ पैरांथ्रोपस निकल गया। लेट मी से इट क्लियरली, क्या लिखा हुआ है? पैरांथ्रोपस एथियोपिकस। अच्छा, एक तरफ फिर पैरांथ्रोपस निकल गया, और दूसरे तरफ देखो, ये देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकांस से होमो हैबिलिस निकला राइट साइड में, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस, तो ये सारे एक तरफ निकल गए, जीनस होमो निकल गया। ठीक है, तो ये पैरांथ्रोपस जो है ये भी शायद हमारा कोई कजन ही है। एक बार देख लेते हैं, पैरांथ्रोपस। अच्छा, ये भी हमारे एक तरह के कजन्स है, दूर के कजन्स है, लेकिन यस दीज वेयर पैरांथ्रोपस सब एक्सटिंक्ट हो गई है। ठीक है, ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये तो एकदम ही बंदर ही है, इनमें जो इंसानों वाला फीचर्स ऑलमोस्ट निल है। ठीक है, बट एनीवेज, तो दिस वाज पैरांथ्रोपस। वापस चलते हैं। तो ये एक ब्रांच था, ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं था। With ergaster begetting erectus, erectus begetting the Neanderthals and the Neanderthals evolving into us, ऐसे नहीं था, अलग अलग ब्रांचेस थे। दिस लीनियर मॉडल गिव्स द मिस्टेकन इंप्रेशन दैट एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट ओनली वन टाइप ऑफ ह्यूमन इनहैबिटेड द अर्थ। तो लीनियर उससे क्या होता है कि हमको लगता है कि अच्छा, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही कोई स्पीशीज था जीनस होमो में, ऐसा नहीं था, पैरेलली बहुत सारे स्पीशीज रह रहे थे। And that all earlier species were merely older models of ourselves. The truth is that from about 2 million years ago until around 10,000 years ago, the world was home at one and the same time to several human species. 20 लाख साल से पिछले 10,000 साल पहले तक multiple human species थे. And why not? Today there are many species of fox, bears, pigs. हमने देखा सेम जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, दिस इज कॉमन, बट इंसानों में ही ऐसा कुछ नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, उसके बारे में भी हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। द अर्थ ऑफ 100 मिलेनिया अगो वाज वॉक्ड बाय एटलीस्ट 6 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मैन। देख रहे हो, मतलब हमारे जीनस होमो में ही 6 अलग अलग स्पीशीज थे जो अर्थ के सरफेस में एग्जिस्ट करते थे। इट्स आवर करंट एक्सक्लूसिविटी, नॉट दैट मल्टी स्पीशीज पास दैट इज पिक्यूलियर। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि बाकी सब के सब एक्सटिंक्ट हो गए यार, खत्म। बचा कौन? बस और बस होमो सेपियंस। एंड परहैप्स इंक्रिमिनेटिंग, काफी मतलब अजीब सी बात है यार ये, कि क्या हुआ होगा ऐसे कि सिर्फ होमो सेपियंस ही बचे। As we will shortly see, we sapiens have a good reason to repress the memory of our siblings. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, बाकी सब कहां चले गए, क्या हुआ उनके साथ, और हमारे साथ क्या हुआ कि हम बच गए। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, आगे ये वीडियो भी आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।